हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रिंस खापरा और आपका खापरा एकेडमी पे स्वागत है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है ये क्लास 11th के लिए होने वाला है। क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर 15 है जो है वेव्स। उसके ऊपर एक लेक्चर तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये लेक्चर 2 है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो क्या क्या टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपके सामने पूरी लिस्ट है जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। देखो, जो लेक्चर 1 था बच्चा पार्टी, लेक्चर 1 में ऑलरेडी हमने बच्चों क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हमने वेव्स के बारे में पढ़ लिया था कि वेव्स क्या होती हैं और वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारा हमने बच्चों लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव्स की। तो इस वीडियो में आज की हम पढ़ेंगे एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स के वेव्स कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि ट्रांसवर्स वेव्स किसको बोलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा होगा बच्चों एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, कि मैकेनिकल वेव्स को किसी भी मीडियम में अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उस मीडियम के पास होनी चाहिए। फिर फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों के मीडियम्स थ्रू विच ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट, कैसे कौन से मीडियम्स हैं जिनमें ट्रांसवर्स वेव इजीली प्रोपगेट कर सकती हैं, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम की। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट टॉपिक बच्चों डिस्कस करेंगे जो होगा मीडियम्स थ्रू विच लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट, कि वो मीडियम जिनमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपगेट कर सकती हैं। इसके अलावा हम वेव मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का बच्चों हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, वेव के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो किसी भी स्पेस में ट्रैवल करता है ना। मैंने आपको बताया हुआ है वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल थ्रू अ स्पेस और एनी मीडियम। तो वेव एक तरह का बच्चों डिस्टर्बेंस है। अब वेव्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। पहले नंबर पे आपके पास आती है मैकेनिकल वेव और फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जो है हमारा मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स बच्चों क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको कोई मीडियम चाहिए बेटा प्रोपगेट करने के लिए, कि द वेव्स विच रिक्वायर a medium to travel, ठीक है, कि ऐसी वेव्स जो बिना किसी मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, जिनको कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए, उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मैकेनिकल वेव्स के, कि ऐसे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ के जहाँ पे किसी मीडियम के थ्रू ही वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है वाटर वेव्स का। ये आप ऊपर डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये जो डायग्राम है ये वाटर वेव्स का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को इजीली बच्चों यहाँ पे देख सकते हो। देखो, वाटर वेव्स क्या हैं? एक तरह का डिस्टर्बेंस है। देखो, जैसे ही आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो पानी में इस तरह के सर्कल्स बनते हैं ना। सबने कभी ना कभी पानी में पत्थर तो फेंका होगा। तो इस तरह का ये जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, जो 360 डिग्री के एंगल पे हर डायरेक्शन में जा रहा है, यही तो हमारी वेव है। और ये कैसी वेव है? मैकेनिकल, क्योंकि ये किसके अंदर ट्रैवल कर रही है बच्चा पार्टी? ये वाटर में ट्रैवल कर रही है। तो क्लियर है, समझ में आया? ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आपके सामने यहाँ नीचे दिया है इस स्क्रीन पे जो है साउंड वेव्स। तो जो साउंड वेव्स हैं बेटा वो भी एक मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है, क्योंकि साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं? साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स। अगर हम साउंड की बात करते हैं एयर में, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं बेटा। एयर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये सब क्या है? हमारे एयर के मॉलिक्यूल हैं जो डॉट डॉट दिख रही हैं। अब ये एयर के मॉलिक्यूल्स, जैसे एयर का एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं? टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे इस तरह से। तो इन्हीं के थ्रू डिस्टर्बेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता हुआ आगे की तरफ जाता है। मतलब हमारी साउंड वेव आगे की तरफ चलती है। आप इसको देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से जो है ये डिस्टर्बेंस चलता है। क्लियर है सभी को? तो
तो इस तरह से जो है डिस्टरबेंस बेटा स्पेस में ट्रेवल करता है। तो मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल हुई हमारी साउंड वेव्स भी, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, एयर के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव्स, या हम उनको सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह देते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो बच्चा पार्टी नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट। ऐसी वेव्स बेटा जिनको चलने के लिए स्पेस में किसी तरह की किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, या हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बच्चों बोल देते हैं, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी की सारी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर जाते हैं, मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ भी ट्रैवल कर जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप 12th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे बच्चों, फिर भी मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है। इसमें होता क्या है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है ऐसे, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी डिटेल में आप 12th में पढ़ते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल हैं जैसे कि लाइट, जो सिंपल सनलाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जांपल हैं जैसे कि रेडियो वेव्स, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं बेटा जैसे कि गामा रेज। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल है, यानी कि ये सब के सब क्या हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ तक सन से लाइट आती है या नहीं आती है ना? क्या अर्थ से सन के बीच में कोई मीडियम है? नहीं है। अर्थ का तो बस कुछ किलोमीटर्स तक ही, कुछ 1000 किलोमीटर तक ही अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो क्या है, सारे में वैक्यूम है। लेकिन सन से, इस वैक्यूम में से ट्रैवल करती हुई लाइट आगे आती है ना? आती है ना? तो इसका मतलब जो लाइट है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ वेव मोशन। अब वेव मोशन कितने टाइप का होता है, तो इसको वेव मोशन को समझने के लिए पहले वापस वेव की डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेव क्या होती है, एक तरह का डिस्टरबेंस, और वेव में होता क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बच्चों। क्या वाइब्रेट करते हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वेव में, ठीक है ना? या तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है ना? या तो पार्टिकल बेटा कैसे वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, या पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन, ठीक है, या पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन, या तो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं या अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, ठीक। अब उसके हिसाब से जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस के हिसाब से हमारी जो वेव्स हैं वो दो तरह की हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। तो अगर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव के, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके पैरेलल वाइब्रेट करें, तो उस वेव मोशन को बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। कि द वेव मोशन in which the particles vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave।
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, के ऐसा वेव मोशन जिसमें पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। जैसे मान लिया अगर हमारी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा पार्टिकल इसी के पैरेलल वाइब्रेट कर रहा होगा, इस तरह से टू एंड फ्रो, समझ गए। और ट्रांसवर्स वेव इसका अपोजिट होगा बच्चे। ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है, कि द वेव मोशन इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स perpendicular to the direction of propagation of wave, कि जिस डायरेक्शन में बेटा वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। समझ गए। यहाँ पे दो एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहे हैं दो एग्जांपल्स। तो इन दो एग्जांपल्स में क्लियर हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है और ट्रांसवर्स वेव कौन सी है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों वेव्स के एग्जांपल यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो। देखो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यहाँ आप देख सकते हो पार्टिकल अप टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं, देखो, और इस तरह से ये डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, नजर आ रहा है, क्लियर है। तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो। तो ये जो ऊपर है जो वेव बनी हुई है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखो ये ब्लू कलर वाली वेव को, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। इसमें ये रेड कलर का पार्टिकल नजर आ रहा है, ये पार्टिकल आप देख सकते हो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे है ना। कैसे वाइब्रेट कर रहा है, देखो अभी ऊपर गया और अभी ये नीचे आ रहा है। तो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, किसमें बेटा, ट्रांसवर्स वेव में। तो नीचे वाली वेव ट्रांसवर्स वेव है और ऊपर वाली वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्योंकि ऊपर वाली वेव में अगर आप देखो तो वाइब्रेशंस टू एंड फ्रो हो रही हैं, इस वाली वेव में देखो तो वाइब्रेशंस अप एंड डाउन हो रही है ना। कैसे हो रही है वाइब्रेशंस, अप एंड डाउन। तो ये ट्रांसवर्स वेव हुई बेटा, ऊपर वाली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, असेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव अगर हम चाहते हैं कि किसी मीडियम से पास करे, ठीक है, कौन सी वेव बेटा, मैकेनिकल वेव, तो उस मीडियम के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा किसी भी मीडियम में मैकेनिकल वेव आसानी से ट्रैवल कर सके उसके लिए ये तीन प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 पे है इलास्टिसिटी, कि मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी सबको पता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ ओरिजिनल शेप और साइज, ठीक है ना, कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करता है। यानी कि इलास्टिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ये वाली प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैकेनिकल वेव्स है उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के लॉन्ग। जैसे ये कोई पार्टिकल है तो ये पार्टिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, तो इसको इसकी बोलते हैं हम मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, इसकी मीन पोजीशन बोलते हैं। तो इस मीन पोजीशन के अलोंग पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट। अब देखो पार्टिकल जब वाइब्रेट करता करता यहाँ आ गया तो ड्यू टू इलास्टिसिटी इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इसको वापस मीन पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेगी। ऐसी अगर यहाँ से वापस यहाँ आ गया तो फिर से इसमें मीन पोजीशन की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। यानी कि किसी भी मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम में पार्टिकल्स के बीच में रिस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, टुवार्ड्स मीन पोजीशन लगनी चाहिए, तभी पार्टिकल क्या कर पाएगा बेटा, वाइब्रेट कर पाएगा। मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, इनर्शिया। इनर्शिया सबको पता है, इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल का इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसे ही हम बोलते हैं बेटा इनर्शिया। तो इनर्शिया का होना भी ज़रूरी है। अगर इनर्शिया होगा तभी तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। देखो ये कोई पार्टिकल है बेटा,
ये वाइब्रेट कर रहा था, मान लिया वाइब्रेट करता करता यहाँ पहुँच गया, तो इस पे यहाँ अब क्या लग रही है, जैसे से इधर जाएगा इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, इसके ऊपर बेटा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी इलास्टिसिटी की वजह से, जो पार्टिकल को वापस इसकी मीन पोजीशन के पास खींचेगी। कहाँ खींचेगी, इसकी मीन पोजीशन के पास। अब जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो क्या एकदम से रुक जाएगा, क्या नहीं रुकेगा, ड्यू टू इनर्शिया। क्या होगा, पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा और मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, बाकी यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, पार्टिकल आगे चला जाएगा। मतलब यहाँ से पार्टिकल वाइब्रेट करता करता बेटा आगे चला जाएगा, और अब उस पर रिस्टोरिंग फोर्स फिर से मीन पोजीशन की तरफ लग रही होगी। तो इस तरह से इनर्शिया की वजह से पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं रुकता, उससे आगे चला जाता है, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, फिर पार्टिकल वापस आता है, फिर मीन पोजीशन पे नहीं रुक पाता इनर्शिया की वजह से और आगे चला जाता है। तो इस तरह से हमारा पार्टिकल क्या करता रहता है बेटा, वाइब्रेट करता रहता है टू एंड फ्रो, या सेम आप सिचुएशन ले सकते हो अप और डाउन की। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जरूरी है मैकेनिकल वेव के लिए, वो है मिनिमम फ्रिक्शन। मतलब पार्टिकल्स, अब एक पार्टिकल तो होता नहीं मीडियम में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और वो सारे पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं। तो एक पार्टिकल की वजह से दूसरे पार्टिकल पे जो फ्रिक्शन लगेगा, जो अपोजिंग फोर्स लगेगी, वो कम से कम होगी। अगर जितना कम फ्रिक्शन दो लेयर्स के बीच में है अलग अलग पार्टिकल्स की, तो उतना ज़्यादा हमें वहाँ पे मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी। तो फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए पार्टिकल्स के बीच का। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव के लिए। तो ये तीन की तीन प्रॉपर्टीज़ बेटा आपको पता होनी चाहिए, इलास्टिसिटी, इनर्शिया और फ्रिक्शन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन वून मीडियम्स के लिए जिनमें से ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट करती हैं। ठीक है, मीडियम्स थ्रू विच ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट। ठीक है, अब हम वो डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स किसी मीडियम से प्रोपगेट करें तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मीडियम के पास। ठीक है, कैसे कैसे मीडियम से ट्रांसवर्स वेव जा सकती हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा कि अब क्योंकि हम मीडियम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसी ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, जो नेचर में मैकेनिकल होगी। क्या होगी, नेचर में मैकेनिकल। ठीक, अब ट्रांसवर्स वेव का एक बेसिक सा एग्जांपल आपको दिख रहा है। ये एक स्ट्रिंग है जिसको आप क्या कर रहे हो, इस स्ट्रिंग को आप ऊपर और नीचे की तरफ झटक रहे हो, जिससे इसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं बेटा, वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक वेव इन पार्टिकल्स में चल रही है। पार्टिकल सिंपली अपनी जगह पे अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है, अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है। क्लियर है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अब यहाँ जब वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा तो नॉर्मल शेप से हमारी जो सरफेस होगा, जो या हमारा जो भी हमारा मीडियम होगा, उसकी शेप चेंज होगी, है ना। जैसे मान लिया पहले पानी शांत था बिल्कुल, तो पानी का नॉर्मल लेवल ये था, लेकिन जब पानी में पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना शुरू किया पानी के, तो पानी का लेवल कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे। तो जब पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, शेप चेंज हो रही है वाटर की, सरफेस की क्या चेंज हो रही है बेटा, शेप। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये एक स्ट्रिंग थी, पहले हमने धागा लिया और वो धागा सीधा ऐसे बांधा हुआ था कहीं पे। ठीक है, जैसे मैंने धागे को ऊपर की तरफ जर्क दिया, एक झटका दिया ऊपर नीचे की तरफ, तो धागे में क्या चलने लग गई, वेव चलने लग गई। यानी कि यहाँ पे धागे की शेप चेंज हुई है। तो यानी कि जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगी तो मीडियम की शेप चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अगर शेप चेंज होगी तो उसके अंदर ड्यू टू इलास्टिसिटी वो शेप को क्या करना चाहेगा, रीगेन करना चाहेगा। तो यानी कि उसके पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रिजिडिटी क्या होती है कि भाई कोई भी मीडियम अपनी शेप को चेंज होने से रोकेगा, तो तभी ट्रांसवर्स वेव उसमें से प्रोपगेट हो पाएगी। और ये रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टीज़ हमें सॉलिड्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्रॉपर सॉलिड में या किसी स्ट्रिंग में भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सॉलिड्स और स्ट्रिंग्स में ट्रांसवर्स वेव इजीली प्रोपगेट कर जाती हैं, बट ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में ट्रांसवर्स वेव बेटा प्रोड्यूस नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप अपर सरफेस की बात करते हो, जैसे कि अगर आप वाटर के अपर सरफेस की बात करते हो, अपर सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर का जो अपर सरफेस है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन, किसकी वजह से बेटा, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस
टेंशन की वजह से किसकी तरह एक्ट करता है, एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ड्यू टू सरफेस टेंशन वो अपर सरफेस ऑफ वाटर एक्ट एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के पास रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो अपने शेप को चेंज होने से रोकती है। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि ये वाटर का सरफेस है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन वाटर का जो अपर सरफेस है वो अपनी शेप को चेंज होने से रोकता है, तो इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव जरूर चल सकती है। तो आपको याद रखना है ट्रांसवर्स वेव कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकती हैं बेटा, सॉलिड में, किसी स्ट्रिंग में, या किसी लिक्विड के अपर सरफेस में। लिक्विड के अंदर नहीं चल सकती, अपर सरफेस पे चल सकती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन कौन से मीडियम्स में ट्रेवल कर सकती हैं। अब बेटा अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ध्यान से देखो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो कई जगह तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और कई जगह पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं वाइब्रेट करते हुए। तो जहां वो पास आ गए उस रीजन को बोला जाता है कॉम्प्रेशन। क्या कहा जाता है बच्चों उस रीजन को? कॉम्प्रेशन। जहां वो एक दूसरे से दूर चले गए उस रीजन को बोला जाता है रेयरफेक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बच्चों? यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस की वजह से। या आप कहो कि एक तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बेटा? प्रेशर चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रही है मीडियम में तो कई जगह तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए हैं और कई जगह मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो जहाँ पास आ गए हैं वहाँ पे डेंसिटी जो है ज़्यादा हो गई है, जहाँ दूर दूर है वहाँ पे डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे मीडियम्स जिनमें डेंसिटी चेंज हो सकती हो, जो कॉम्प्रेस हो सकते हो, उनमें जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इजीली ट्रेवल करती हैं। तो इसका मतलब चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है और चाहे गैस है, इन सब के मॉलिक्यूल्स कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन शो कर सकते हैं। इसलिए तीनों में से जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इजीली ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं बेटा हम लास्ट टॉपिक पे हमारे, जो है डेफिनेशंस इन कनेक्शन विद वेव मोशन के। वेव मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अब हम करने वाले हैं। पहली डेफिनेशन आती है जैसे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है बेटा? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from its mean position, from its mean position during wave motion, during wave motion। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है बेटा इसकी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल की कहाँ से? अपनी मीन पोजीशन से, ड्यूरिंग इट्स वेव मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूँ बेटा, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है जहाँ ट्रांसवर्स वेव जा रही है, और ये मेरा वाई एक्सिस है जो किसको दिखा रहा है? मेरा डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है पार्टिकल्स की। और पार्टिकल किसी भी टाइम पे अप एंड डाउन जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो इस तरह की एक वेव फॉर्म बन रही है मान लिया। तो कोई पार्टिकल मैक्सिमम कितना वाइब्रेट कर सकता है अपनी मीन पोजीशन से? ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम इतनी वाइब्रेशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो वाइब्रेशन है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, कि कोई भी पार्टिकल बेटा मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है अपनी पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसके बाद आता है बेटा आपके पास नेक्स्ट जो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सिंपली क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि जब कोई पार्टिकल अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है जितने टाइम में, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बेटा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे आप देखो, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है बेटा, ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू करता है अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है, और ये वाइब्रेट करता हुआ पहले इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वापस आता है। तो ये जो पूरा चक्कर उसने काटा इधर जाने में और फिर वापस इधर आने में, तो इसमें जो टाइम लगा उसे ही बोला जाता है बच्चों टाइम पीरियड। ठीक है, इसको कैपिटल टी से बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? टाइम पीरियड के बाद आपके पास बेटा आ जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है नेक्स्ट डेफिनेशन?
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कि हमारा जो पार्टिकल है उसमें एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही है। ये कोई पार्टिकल है तो एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे अब वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे, दैट इज कोई पार्टिकल है एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है बेटा, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसकी यूनिट भी देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है बेटा वो है सेकंड इनवर्स, या स्टैंडर्ड यूनिट हम इसकी यूज़ करते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज को HZ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी के बाद बच्चों हमारे पास आ जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस विद टाइम। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस विद टाइम, कि किसी वेव का फेस टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2π/t। 2π/t कैसे आया, कि अगर आप कंप्लीट टाइम पीरियड लेते हैं t, तो इस t टाइम पीरियड के अंदर टोटल कितना फेस चेंज आ जाता है पार्टिकल का, 2π। फेस चेंज का मतलब कितने एंगल से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि t टाइम में वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली उसने, तो 2π का चेंज आ गया 360 डिग्री का, यानी कि जहाँ था वहीं आ गया। आप 360 डिग्री एंगल पे घूमो, जहाँ खड़े हो वापस वहीं आ जाते हो। तो t टाइम में कितना फेस चेंज आता है, 2π। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हुई, जितना फेस चेंज आया बटे टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल 2π/t। फर्दर आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल 2π इंटू 1/t। 1/t आपको पता है क्या है, आपकी लीनियर फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा बन जाता है 2π न्यू। तो ये आपकी क्या हुई बेटा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हुई। ठीक है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, ऊपर देखो 2π है, ये एंगल है, एंगल की यूनिट SI क्या होती है बेटा, रेडियन। और नीचे टाइम है तो इसकी यूनिट बन गई रेडियन पर सेकेंड। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है बेटा, कि वेवलेंथ को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूं उसके केस में अलग तरीके से, और जब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूं बेटा तो उसके केस में अलग तरीके से। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूं तो ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेशंस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन, कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो रही हैं, इस तरह से चलती है बेटा वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ क्या होती है, कि अब ट्रांसवर्स वेव जब ऐसे प्रोपगेट करते हैं ना बेटा, तो जब पार्टिकल सबसे ऊपर होता है, मतलब अपनी मीन, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जब ऊपर होता है तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और जब नीचे होता है तो उस पोर्शन को बोला जाता है बेटा ट्रफ। तो कोई भी दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच की कंसेक्यूटिव डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे एक क्रस्ट ये है और एक क्रस्ट ये है, तो इन दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वेवलेंथ बोल सकता हूँ। किसी भी दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच की, जैसे एक ट्रफ ये एक ट्रफ ये, तो इन दो के बीच की ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये ध्यान रखना है आपको। ट्रांसवर्स वेव के केस में वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स। लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूँ बच्चे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल कैसे जाता है, कैसे वाइब्रेट करता है पार्टिकल, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है। जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, टू एंड फ्रो जब वाइब्रेट करते हैं तो कई जगह तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और कई जगह वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, कई जगह पास, कई जगह दूर, कई जगह पास, फिर दूर। तो जहाँ पास आ जाते हैं उस रीजन को बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जहाँ दूर चले जाते हैं वो रेयरफेक्शन। तो यानी कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में चल रही है। तो यहाँ पे फिर वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो किसी भी दो कॉम्प्रेशंस या किसी भी दो रेयरफेक्शंस के बीच की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर है जी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है वेव नंबर। वेव नंबर जो है बेटा, इसको
इसका सिंबल है न्यू बार, और वेव नंबर बेसिकली रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट इसकी होती है मीटर इनवर्स। वेव नंबर के बाद आपके पास आता है एंगुलर वेव नंबर। क्या आता है बेटा? एंगुलर वेव नंबर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये 2-4 बातें आपको याद रखनी है, आगे चैप्टर में यूज होंगी। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, तो ये होता है हमारा 2π/λ। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क देख लो। वेव नंबर है 1/λ और एंगुलर वेव नंबर है 2π/λ, और इसकी यूनिट है रेडियन पर मीटर। क्या है बेटा इसकी यूनिट? रेडियन पर मीटर। इसके बाद लास्ट आपके पास आता है वेव वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी क्या है कि हमारी जो वेव जा रही है, मान लिया एक्स डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में हमारी ये वेव फॉर्म ट्रैवल कर रही है, तो इस ये जो वेव फॉर्म है कितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच द वेव इज ट्रैवलिंग, द डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग इन द स्पेस, और द वेलोसिटी विद विच द फेस ऑफ द वेव ट्रैवल, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ये जो वेव फॉर्म बन रही है ये कितनी तेज चल रही है, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और वेव वेलोसिटी और को हम डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये कोई वेव है हमारी, तो अगर मैं कैपिटल टी टाइम ले लूँ, कितना टाइम ले लूँ? कैपिटल टी, जो टाइम पीरियड है, तो कैपिटल टी टाइम में एक वेव कंप्लीट होगी, मतलब यहाँ से वेव कहाँ पहुँच पाएगी कैपिटल टी टाइम में? कैपिटल टी टाइम में वेव यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगी, एक कंप्लीट वेव होगी, यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ कंप्लीट होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो अगर मैं टाइम लेता हूँ कैपिटल टी, तो कितनी डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर लेती है कैपिटल टी टाइम में? जितनी वेव की वेवलेंथ है। तो इसके हिसाब से अगर मैं स्पीड निकालने बैठ जाऊं, तो स्पीड मेरी क्या आएगी वेव की, या कहो वेव वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई या डिस्प्लेसमेंट हुई वेव में, और कितने समय में, टाइम में हुई। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हम लेके चल रहे हैं कैपिटल टी, तो डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा लैम्डा। तो यानी कि वेव वेलोसिटी आ गई λ/t, या इसको लिख सकते हैं λ × 1/t। अब 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू λ × ν। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया वेव वेलोसिटी निकालने का। क्लियर है जी यहाँ तक? तो बाकी के टॉपिक्स जो नेक्स्ट होंगे, अभी बेसिक चल रहा है इस चैप्टर का, इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आने वाली हैं, तो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर पुराने हो भैया तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ़ यू। खुश रहें, पढ़ते रहें।